चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान में भाग 4। ध्यान दो इधर। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आज का हमारा टॉपिक क्या है अमन? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा कि डीपीएसपी का मीन्स क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ध्यान दीजिए ज़रा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे हेडिंग में ही क्लियर है। अगर आप बात करें यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कि भैया राज्य की कौन कौन सी नीतियां हैं, इसके लिए इसे कैसे निर्देशित किया जाए यानी डायरेक्ट किया जाए, और इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, इसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ से जो सवाल बनता है, प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी है? बोलिए। भाग 4 में। और आर्टिकल इसके लिए 36 से 51। तो 36 से 51 आर्टिकल में क्या है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो बात आती है कि राज्य की नीतियां कौन कौन सी हैं, इसको निर्देशित कैसे किया जाए, इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, यही तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है। क्लियर ना? जैसे राज्य की नीति क्या है? पोलियो उन्मूलन। राज्य की नीति क्या है? एड्स अभियान। राज्य की नीति क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। राज्य की नीति क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, या फिर उजाला योजना, बहुत सारी नीतियां हैं ना। तो राज्य की नीतियां जैसे है कि हम राज्य ने एक नीति बनाई कि हम अपने देश से पोलियो को जड़ से समाप्त कर देंगे। भाई राज्य की नीति है। यहाँ पे राज्य का मतलब समझिएगा, राज्य का मतलब सरकारों से है। यहाँ पर राज्य का मीन्स किससे है? सरकार से है। तो राज्य ने एक कानून बनाया कि हम भाई अपने देश से पोलियो को जड़ से समाप्त कर देंगे। तो सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई, फिर उसके बाद कानून बनाने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई और सबको आदेश दिया कि भाई सैटरडे और संडे जो छुट्टी का दिन है, इस दिन सभी लोग अपने अपने कर्मचारी को बुलाओ और उस दिन का मानदेय उनको दीजिए, और साथ ही साथ उनको क्या है, घर घर जाके 2 बूंद जिंदगी के पिलाने का आदेश दो। पोलियो उन्मूलन का नारा क्या था? 2 बूंद जिंदगी के। तो आपने देखा कि पोलियो को जड़ से समाप्त करने का प्रावधान किया गया। उसके बावजूद भी जब पोलियो, ध्यान दो इधर साहिल, तो जब हम लोग पोलियो के उन्मूलन की बात चल रही थी तो पोलियो आपने देखा कि घर घर जाके 2 बूंद जिंदगी के पिलाया जा रहा था, जिसमें बच्चों को सीटी उटी भी दी जा रही थी कि भाई बच्चे इस लालच में ही पोलियो की 2 बूंद पी लेंगे। लेकिन उसी बीच में हमारे देश में बहुत सारे हिंदू मुसलमान अपने अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलवा रहे थे। जैसे आजकल कोरोना की वैक्सीन लगवाने में लोग डर रहे हैं कि भाई कोरोना की वैक्सीन लगा दोगे तो मैन पावर ख़त्म हो जाएगी, बाल बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। क्लियर है ना? तो बड़ा ये सब अनर्गल बातें हैं, जबकि ऐसा कुछ भी। तो पोलियो के लिए भी यही था कि पोलियो के लिए लोगों ने क्या अफवाह उड़ाई कि अगर आप पोलियो की ड्रॉप बच्चों को पिलाओगे ना तो सरकार ने सब खेला ख़राब कर देगी, बच्चों का सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। जबकि उसके बाद भी जब हिंदू मुसलमान बहुत सारे लोगों ने नहीं बच्चों को पिलवाना शुरू किया तो सरकार ने इसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी से प्रचार कराया, कभी शाहरुख खान से, कभी अमिताभ बच्चन से, कभी कैटरीना कैफ से, कभी ऐश्वर्या राय से। तो जब अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय ये लोग प्रचार करने लगे और इन्होंने बोला कि अरे भाई, जब कैटरीना कैफ ने बोला कि अरे भाई 2 बूंद जिंदगी के पी लीजिए, तो हम लोगों ने सोचा जब यार कैटरीना कैफ पी रही है तो हमें क्या दिक्कत है पोलियो की ड्रॉप पीने में। क्लियर है? तो इस तरीके से आज आपने देखा वर्ष 2011 ईस्वी में पोलियो भारत से पूरी तरीके से उन्मुक्त हो गया। ये WHO की रिपोर्ट है। WHO ने वर्ष 2011 ईस्वी में ये कह दिया था कि अब भारत में कोई भी पोलियो का एविडेंस नहीं, हालांकि इक्का दुक्का मिलते हैं लेकिन 99% लगभग समाप्ति के कगार पर। तो नीति निर्देश सरकार ने, देखिए सरकार ने एक नीति बनाई, इसको लागू भी कराया, उसकी जिम्मेदारी बनती है, यही नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है। अभी आपने पढ़ा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ध्यान दो इधर, मोबाइल पे मत खेलिए। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी वेलफेयर स्टेट्स बनाना। तो कोई बात आती है, कोई देश हो, राज्य हो, समाज हो, वेलफेयर कब होगा? भाई कोई भी देश वेलफेयर कब होगा, कोई राज्य वेलफेयर कब होगा, कोई समाज वेलफेयर कब होगा? जब वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सब व्यवस्था अच्छी होगी, तभी तो देश वेलफेयर होगा भैया। और इसको बनाए रखने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। क्लियर है कि नहीं भाई? कोई भी देश वेलफेयर हो, इसको बनाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था अच्छी हो, हमारे देश में समाज अच्छा हो, हमारे देश में सामाजिक सौहार्द अच्छा हो, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी हो, तभी तो देश वेलफेयर होगा। पता लगा आप लोग अपने घर से चल कर आए, आपको क्या किसी ने गाली दी?
बदले में आपने भी नहीं दिया होगा। क्या किसी ने आपको मारा पीटा? नहीं, आपने भी नहीं किया होगा। क्या कोई आपका झोला छीन के भागा? बदले में आपने भी नहीं किया होगा। तो हम लोग बोलते हैं अरे यार देश बड़ा वेलफेयर है ना। अदरवाइज क्या होता, आप अपने घर से चलते, अब पता लगा बस में जैसे ही चढ़ने का प्रयास करते आपका झोला खींच के उतार दिया गया कि चल उतार दिया। आपने बोला भाई झोला क्यों खींच लिया? उतार भी दिया मुझे, लाओ झोला दो मुझे। तब तक एक झापड़ दिया खींच के, बड़े चक्कन पड़ जाएंगे कि अरे यार झोला भी ले लिया, मार भी रहा है। बोला यार मार क्यों रहे हो? तब तक एक और दिया इधर, आप समझ जाएंगे झोला नहीं मांगना। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, यार देश बड़ा अराजक है, वेलफेयर नहीं है। भाई आपका अपना ही बैग छीन लिया, मारा भी, इसका मतलब देश अराजक है ना, वेलफेयर थोड़ी है। और वेलफेयर बनाए रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इसको वेलफेयर कैसे बनाएगा, हम विथ आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप। और डीपीएसपी के लिए आर्टिकल क्या 36 से, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा किसकी, और डीपीएसपी की परिभाषा क्या है, कल्याणकारी। और कोई देश कल्याणकारी देश कब होगा, जब समाज आर्थिक सामाजिक सब व्यवस्था अच्छी होगी, तभी तो देश वेलफेयर होगा। कोई डाउट? अमन नहीं ना। 37 में है कि विधि बनाने में इन तत्वों को कैसे लागू किया जाए। भाई सरकार ने जो विधियां बनाई, सरकार ने जो कानून बनाया, जो नीतियां बनाई, उसको कैसे लागू किया जाए, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। भाई जो कानून बना उसको लागू कैसे करना, ये किसकी जिम्मेदारी, सरकार की तो है। जैसे एक सवाल कई बार एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल रूप से अंतर क्या है। एक सवाल आता है, बड़े लेवल सवालों में बनेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में मूल रूप से क्या अंतर है। जैसे एक सवाल बनता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात अधिकारों के उल्लंघन पे आप न्यायालय में जाके आप रिट दायर कर सकते हैं, जबकि नीतियां जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये इसको आर्टिकल 37 डिफाइन करता है कि जो सरकार ने कानून बनाया उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी, इसके खिलाफ आप जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। कोई डाउट यहाँ पे? जबकि अधिकारों के लिए, जैसे आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो उस दशा में आप न्यायालय में जा सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आप शब्दों का प्रयोग करूं, तो आप हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है। लेकिन नीतियों के उल्लंघन के नीतियों के मामले में आप न्यायालय से कोई चैलेंज नहीं कर सकते। यानी नीतियाँ प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। सवाल आता है, और इसको पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, तो 37। विशाल क्लियर? 38 में है बाबू, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। कि भैया आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण, यानी लोक का मतलब सरकार, पब्लिक, कि लोगों का कल्याण करना है तो सामाजिक व्यवस्था अच्छा करना होगा। कहा जाता है कि लोग अच्छे तो समाज अच्छा, और समाज अच्छा तो लोग अच्छे, और लोग चौपट हो तब समाज कितना अच्छा होगा। भाई अगर मान लीजिए हम आपको अच्छे से ना पढ़ाएं तो आप अकेले कितना जोर लगाओगे। पहले हमें माहौल बनाना पड़ेगा ना, कि टाइम से आना, पढ़ना, सीखना, टेस्ट देना, और साथ ही साथ आपके भी जो सवाल हैं वो भी पूछना। जैसे इनका टाइम 10 बजे से है, अब चाहे जहाँ भी गए बाद में आए बोले अरे सर मैं तो लेट हो गया। तो मैंने कहा हाँ लेट तो हो गए, तो क्या हुआ, चले जाओ। फिर घड़ी देख रहे, इनका आने का मन नहीं था, क्लास में आने का मन, लेट हो गए तो क्या हुआ, क्लास में आओ, तुम्हें कौन सा यहाँ फांसी की सजा हो रही है ना। भाई लेट हो गया तो हो गया। उसमें दो ही चीज़ है, अगर मान लो सर आपको डांटते हैं कि भाई आप क्यों लेट आए, तो एक अंग्रेजों ने बहुत अच्छा शब्द दिया, सॉरी सर। हाँ भगा देंगे। अब मैं रहूँगा तो हो सकता भगा ही दो, लेकिन अगर तुम एक बार भगाने भाग गए तो भी गड़बड़ है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ चले जाओ तो जाना मत, ना ही कोई आर्गूमेंट करना कि ठीक है अच्छा सर। अगर गलती से भाग गए तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगा, ये गारंटी है। जैसे भगाया तो बुलाया कि नहीं तब ठीक है, चलिए क्लियर है ना। तो लोक कल्याण के, लोगों का कल्याण करना सामाजिक। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, $1 मिलियन में सवाल है। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट, कि भाई दो व्यक्ति हैं अगर बराबर वहदे पे है, रैंकिंग बराबर, घंटा बराबर, तो मजदूरी भी बराबर मिलनी चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 आपका वेजेस पे लागू होता है, ध्यान दीजिए, वेजेस पे, मजदूरी पे लागू होता है, सैलरी पे नहीं।
क्योंकि वेतन, कल को आप सिपाही बनेंगे, कल कर लो, कल को आप सिपाही बनेंगे तो आपकी तनख्वाह हो सकता है 28 से 30 हज़ार हो, लेकिन आपके पापा जी वगैरह होंगे रिटायरमेंट के कगार पर, हो सकता है 65-70 हज़ार पार हो। तब आप ये नहीं कह सकते हम भी सिपाही, ये भी सिपाही, तो बराबर क्यों नहीं। तो आर्टिकल 39 आपका वेजेस पे लागू होता है, मजदूरी पे। क्लियर है ना। फिर 40 है आपका ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार सवाल आता है ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है। तो ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन और उनके अधिकारों की बात की गई है ना, कि ग्राम पंचायत का गठन कीजिए और उनका अधिकार उनको सुनिश्चित करिए। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39 और 40। याद करने का तरीका, 40 ग्राम की पंचायत, 40 ग्राम की पंचायत ने कहा कि 39 रुपये सबको समान वेतन दो। 40 गांव की पंचायत ने क्या कहा, 39 रुपये सबको समान वेतन दो। इसके लिए 42 लोग मिलकर न्याय करेंगे। 42 लोग मिलकर क्या करेंगे, न्याय करेंगे, और तभी 43 लोगों का जीवन अच्छा चलेगा। तो 39, 40, 42, 43 याद हो गया होगा। 40 ग्राम की पंचायत ने कहा कि 39 रुपये सबको समान वेतन दो और 42 लोग मिलकर न्याय करेंगे, 43 लोगों का जीवन अच्छा चलेगा। कोई डाउट। चारों आर्टिकल $1 मिलियन में हैं, है ना। 39, 40, 42 और 43। 40 गांव की पंचायत ने साहिल क्या कहा, 39 रुपये सबको समान वेतन दो, 42 लोग न्याय करेंगे, 43 लोगों का जीवन अच्छा। याद हुआ ना। 4 आर्टिकल, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको याद करा दिया। फिर है 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और रोजगार पाने का अवसर। संविधान कहता है कि अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं तो आपको सरकार काम दे रही है या काम दिया जाना चाहिए। शिक्षा, पढ़ना लिखना चाहते हो, सरकार पढ़ा लिखा रही है। रोजगार करना चाहते हो तो रोजगार करो। अगर अभी आप बोलेंगे साहब हम जो है पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, MBA, BBA, BTech, MBA और MCA से लेकर MBBS करना चाहता हूँ, तो सरकार कहती करो यार, क्या बात है, कितना पैसा चाहिए, हम दे रहे हैं लोन, एजुकेशन लोन लीजिए, आप पढ़ाई करो, कमाओ धमाओ, अपना भी जीवन अच्छे से चलाइए, हमारा एजुकेशन लोन वापस कर दो। लेकिन हमारे देश में क्या है, जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना है कि एक बार दे तो दो। कई बार लोग गड़बड़ भी करते हैं। तो कुछ दशम काम, शिक्षा, रोजगार। आज देखिए क्या है, स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। सरकारी बैंकों में आप जाके ले सकते हैं। हालांकि सरकार जितना कह रही है इतना आसानी से मिलता नहीं है, जब हम लोग जाते हैं तब पता लगता है प्रोसीजर में आने में। कोई डाउट। 42 है न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए न्याय संगत कब होगी, मानव के उचित कब होगी, जब उस व्यक्ति को उसके अनुसार दे दिया जाए। भाई न्याय संगत और मानव के उचित, कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए न्याय संगत कब होगी, मानव के उचित कब होगी, जब उसको उसके अनुसार दे दिया जाए। जैसे अगर आप प्रियांशु हैं, 10 रोटी खाते हैं तो इसको 10 मिलनी चाहिए ना, और अगर मैं 15 खाता हूँ मुझे 15, है ना, है कि नहीं, तभी तो न्याय संगत होगा। भाई अगर मान लो मैं 15 खाता हूँ, मान लीजिए शिवम ने मुझे दावत पे बुलाया, 5 रोटी दिया, तीनों ये मेरे साथ न्याय कर रहे हैं, ये तो अन्याय हो गया, क्योंकि मैं कितनी खाता हूँ, तो न तो न्याय किया ना ही उचित किया है। 15 से भी ज़्यादा खा सकता हूँ, बात सही है, वो तो टेस्ट के ऊपर है। क्लियर ना, समझ गए। तो न्याय संगत, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, प्रसूति सहायता उपबंध। पूछा जाता है प्रसूति सहायता उपबंध के लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल, 42। प्रसूति मतलब डिलीवरी। आप देखते हैं कि जो अगर कोई महिला है जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं और वो शादीशुदा हैं, विवाह हुआ है, विवाहित हैं, तो अगर उनकी प्रेगनेंसी का दौर चल रहा है तो पहले 3 महीने छोड़कर स्टार्टिंग के लास्ट के 6 महीने उस महिला को विदाउट पे में कटिंग किए हुए उसको लीव पर भेजा जाना चाहिए। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 42 कहता है। अगर कोई भी संस्थान ऐसा नहीं करता तो कानूनन अपराधी है। क्लियर है ना। पहले यह व्यवस्था 3 महीने के लिए थी, अंतिम 3 महीना, 6 महीने के बाद वाला अंतिम 3 महीना, लेकिन वर्तमान की सरकार ने इसको बढ़ा के 6 महीना कर दिया है। ठीक है, मैटरनिटी लीव होती है इसको, जिसको बोलते हैं। तो प्रसूति सहायता उपबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डिलीवरी। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है 43 जीवन निर्वाह मजदूरी, लिविंग स्टैंडर्ड वेजेस, कि भाई कम से कम हर व्यक्ति को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन यापन सही ढंग से चल सके। 44 कॉमन सिविल कोड, समान आचार संहिता। हमारा देश कहता है, राज्य कहता है, संविधान कहता है जब पूरा देश एक है, भारत एक है, तो पूरे देश का एक ही कानून होना चाहिए।
हिंदू के लिए अलग क्यों, मुसलमान के लिए अलग क्यों? हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, ध्यान देना। हिंदू धर्म में विवाह क्या है? एक संस्कार है। कहा जाता है भैया एक बार आपकी शादी हो गई ना तो समझ लो सरकारी नौकरी मिल गई, अब आप अपनी पत्नी को इतना आसानी से तलाक नहीं दे सकते। मुस्लिम धर्म में विवाह जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, कबूल है, कबूल है, कबूल है तो कबूल हो गई। अब बोला तलाक 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 तो झोला उठाओ यहाँ से, है ना? हाँ, अब तो हो गया। खैर वर्तमान में आप मुस्लिम धर्म में भी तलाक नहीं दे सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू धर्म में विवाह क्या है? जैसे ही हो जाता है तो बोला जाता है 7 जन्मों का साथ जुड़ गया भैया, एक जन्म में ही मुश्किल हो जाता है, 7 जन्म तक जोड़ के रखो। हो रहा नहीं हो रहा है? तो कॉमन सिविल कोड, संविधान कहता है जब पूरा देश एक है, पूरा राज्य एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है, तो पूरे देश का एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई डाउट? फिर है आपका 45 है, $1 मिलियन में आर्टिकल है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जा रही है। देखिए 6 से 14 आर्टिकल 21, 6 से 14 के लिए आर्टिकल क्या है, पढ़ा है आपने? और 6 वर्ष से कम के लिए 45। कोई डाउट? दोनों में अंतर है भैया। फिर 46 है दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण। दुर्बल मतलब होता है कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा और संरक्षा होनी। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना? बताइए, और लिख देता हूँ तो क्लियर हो रहा है ना? तो देखिए 46 आर्टिकल तक पढ़ा था। अब हम बात करें 47 में क्या है? मादक द्रव्य एवं हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध। ध्यान दीजिएगा, मादक द्रव्य, मादक का मतलब नशीला पदार्थ होता है। मादक का मीन्स क्या होता है? तो नशीले पदार्थों और हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध की बात आर्टिकल 47 कहता है भारतीय संविधान का। कि हमारा देश क्या कहता है, इधर देखिए, हमारा देश क्या कहता है, राज्य क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, सरकार क्या कहती है कि भैया जो भी हमारे देश में नशीले पदार्थ हैं, जो भी हानिकारक औषधि हैं, उनका हमें सेवन। लेकिन हम लोग क्या है, अभी यहाँ से पढ़कर जाएंगे बाहर, ठेके पे पहुँचे, एक बोतल खरीदा, पी के लुढ़क गए। आजकल नई जनरेशन में बड़ी समस्या है ये, देखिए। तो संविधान कहता है कि मादक और हानिकारक औषधियों का सेवन नहीं, आर्टिकल 47। कोई डाउट? फिर 48 में है आपका उपयोगी पशुओं के वध पर रोक, कि जो भी हमारे देश में उपयोगी पशुओं, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। भाई देख रहे हैं गौ संरक्षण अभियान चल रहा है, हाथी संरक्षण अभियान चल रहा है नहीं चल रहा है? तो उपयोगी पशुओं के वध पर रोक। कोई डाउट तो नहीं ना? यहाँ तक तो कोई डाउट है? बताइए। फिर 49 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताजमहल, राष्ट्रीय या कलात्मक महत्व के स्थानों का संरक्षण, कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय एवं कलात्मक वस्तुएं हैं, महत्व हैं, उनका हमें सुरक्षा और संरक्षा की जाना। जैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है, जैसे कुतुब मीनार है, जैसे जामा मस्जिद है, जैसे लोटस टेम्पल है कि नहीं है? तो राष्ट्रीय और कलात्मक वस्तुओं का हमें संरक्षण करना। कई बार हम लोग सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, देखिए रेलवे स्टेशन पे तो लिखा रहता है कि रेलवे हमारी सार्वजनिक संपत्ति, इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। लेकिन कई बार हम लोग जो उस दायित्व को नहीं निभाते, रेल की पटरी सटरी सब उखाड़ देते हैं आंदोलन में, देखा है ना? तो संविधान कहता है कि जो भी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा होनी। कोई डाउट? फिर 50 में है, 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे भाग 5 में इसको आपको क्लियर होगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। इसके बाद जो हमारा कल जो टॉपिक चलेगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग 5, जिसमें भाग 5 में यूनियन आ जाएगा। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। फिर राज्य विधानमंडल वगैरह भाग 6 में आ जाता है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषदें, राज्यपाल। तो कल से हमारा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। तो आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यानी सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि भैया कार्यपालिका को न्यायपालिका से 50 बार अलग किया गया है। याद करने का तरीका कि कार्यपालिका न्यायपालिका से कितनी बार अलग हो गई? 50 बार। कोई डाउट? एनी डाउट है कोई? नहीं ना? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से कितनी बार? 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था, कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी सिस्टम, कि हमारे देश में अगर किसी देश के साथ युद्ध हो, शांति हो, ये सब बनाने का दायित्व तो किसका होता है? सरकार का। भाई किसी देश के साथ युद्ध हो, शांति हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सरकार की। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व किसका होता है? सरकार का। आर्टिकल 51। कोई डाउट तो नहीं?
तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं। जैसे आर्टिकल आपने देखा कि 39, आर्टिकल 39, 40, 42, 43, 44, 45, 50, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है भैया। 39, 40, 42, 43, 45, 44, 50, ये सब $1 मिलियन के आर्टिकल हैं। मैं एक बार याद करवा दे रहा हूँ। और देखिए 40 में क्या है, ग्राम पंचायत, याद करो ज़रा। 40 गांव की पंचायत ने कहा कि 39 रुपये सबको समान वेतन दो। 40 गांव की पंचायत ने क्या कहा, 39 रुपये सबको समान वेतन दो। इसके लिए 42 लोग मिलकर न्याय करेंगे और 43 लोगों का जीवन अच्छा चलेगा। 44 लोग समान व्यवहार करेंगे। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे पढ़ेंगे। 40 गांव की पंचायत ने क्या कहा, 39 रुपये सबको समान वेतन दो। इसके लिए 42 लोग मिलकर न्याय करेंगे और 43 लोगों का जीवन अच्छा चलेगा। 44 लोग समान व्यवहार करेंगे। 45 में 6 वर्ष से कम बच्चे ही केवल पढ़ेंगे। क्लियर है ना। और उसके बाद फिर आपका 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कोई डाउट है ना। तो बच्चों इसको पढ़िए अच्छे से और याद करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करिए, ठीक है। दैट्स ऑल।